Assalamualaikum guys, this is Shumaila Amin and welcome to my YouTube channel The Shumaila Academy. Hope guys you all are fine and enjoying your life fully and also enjoying my videos as well. Actually my today's video is about partnership formation. और जैसे कि आप जानते हैं कि बिज़नेस करने के लिए हमारे पास 3 वेज़ हैं। एक जिसमें सबसे पहला तरीका है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें आप एक अकेला शख्स अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है जिसमें उसे इंटरेस्ट है। सेकंड आपके पास वे है पार्टनरशिप और थर्ड है कंपनी। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अंदर जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में गिवन होंगे सेकेंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, वो किस तरह से आएंगे और उन्हें आपको किस तरह से टैकल करना है और समझना है। एक्चुअली जब आप अकाउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन देखें ना, तो उसे आप प्रैक्टिकली देखें। ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपकी जो भी सिचुएशन है आप उसे प्रैक्टिकली देखेंगे कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो इसे कैसे हैंडल करता या कैसे रिकॉर्ड करता। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्मेशन में आपके पास 3 तरीके हैं: फॉर्मेशन एट बुक वैल्यू, फॉर्मेशन एट एग्रीड वैल्यू और मार्केट वैल्यू, फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशोज़। ये 3 तरीके हैं जिससे पार्टनरशिप फॉर्मेशन की जा सकती है, मतलब पार्टनरशिप बनाई जा सकती है। पार्टनरशिप फॉर्मेशन का क्या मतलब है? फॉर्मेशन कहते हैं बनाने को, फॉर्म करना, बनाना, ठीक है, स्टार्ट करना। यहाँ पे इजी वर्डिंग्स यूज़ करूँगी मैं कि पार्टनरशिप को स्टार्ट करना आपको 3 तरीक़ों से रिकॉर्ड किया जा सकता है। एक तो बुक वैल्यू, जो उन तमाम एसेट्स की जिस पे पार्टनरशिप में जो लाए जा रहे हैं उनकी बुक वैल्यू उसी पे रिकॉर्ड कर दें आप, या एग्रीड वैल्यू जिस पे दोनों पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स हैं वो एग्री हैं, या फिर मार्केट वैल्यू, या उनकी जो कैपिटल रेशोज़ हैं, यानी कि कैपिटल में जितनी जितनी इन्वेस्टमेंट जिस पार्टनर ने की है उस हिसाब से उनकी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप formation at book value. When partnership is formed on the basis of book values, the partners bring their assets at carrying value from their previous businesses. For example, मैं अपना एक अलग बिज़नेस कर रही थी और मेरी फ्रेंड एक अलग बिज़नेस कर रही थी और दोनों ने सोचा कि अब हम पार्टनरशिप पे अपने दोनों के बिज़नेसेस को मर्ज करके स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये क्या कहलाएगी? बुक वैल्यू पे अगर हम जो हमारे एसेट्स की बुक वैल्यू उसी पे स्टार्ट करें तो पार्टनरशिप फॉर्मेशन एट बुक वैल्यू। अब ये क्वेश्चन ज़रा नोट कर लें क्योंकि इसे मैं आगे स्लाइड्स पे एक्सप्लेन करूँगी इसका सोल्यूशन। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म बाय इन्वेस्टिंग कैश ₹1 lakh ईच। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म वुड बी 2 lakh। रिक्वायर्ड क्या आपके पास है? जनरल एंट्री एंड इनिशियल बैलेंस शीट, यानी आपको 2 चीज़ें बनानी है। यहाँ पे जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है जिसे हम कहते हैं जनरल जर्नल, ठीक है। वहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करनी है जो बुक कीपिंग कहलाती है। सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग का क्या है? रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग, और वो जर्नल में की जाती है, जनरल जर्नल में। उसके बाद बनता है जनरल लेजर, फिर हम ट्रायल बैलेंस और ऑनवर्ड्स पे तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ पे पार्टनर ए और पार्टनर बी दोनों 1 लाख रुपीज़ लेकर आ गए हैं, इन्वेस्ट कर दिए हैं। और अब हम बात करेंगे कि हम इसकी जनरल एंट्री किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले जो भी नाम आपको गिवन है उस नाम को मेंशन कर दें, ए एंड बी कंपनी। और हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं कि बैलेंस शीट सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि जनरल एंट्री तो आपको पता है क्या बनेगी। यहाँ पे दोनों पार्टनर्स का जो कैश है वो 2 लाख से कैश डेबिट होगा और दोनों पार्टनर्स के कैपिटल ए का और कैपिटल बी का दोनों को 1 लाख से क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ देखें बैलेंस शीट में बस 2 आइटम्स आएंगे। एसेट साइड पे सिर्फ कैश आएगा, 2 लाख से रिकॉर्ड कर देंगे, और पार्टनर्स के कैपिटल सेकंड साइड पे, इक्विटी साइड पे आएंगे, क्योंकि लायबिलिटी अभी कोई नहीं है हमारे पास, हमने सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट किया है और वो 1 लाख है। ए ने भी और बी ने भी, दोनों का 2 लाख कैपिटल रिकॉर्ड हो गया और कैश 2 लाख आ गया बिज़नेस के अंदर। इनिशियल बैलेंस शीट यही बनेगी और दोनों साइड्स का इक्वल बैलेंस आ जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन है जिस पे बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है तो आप इजीली जनरल एंट्री सोचेंगे अपने दिमाग में, अगर बनानी है तो बना भी देंगे क्योंकि बहुत ही इजी है। कैश को डेबिट करना है, कैश एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है, डेबिट होगा। कैपिटल, ठीक है, ओनर्स इक्विटी का अकाउंट है, इनकम अकाउंट है, और जब इनकम बढ़ती है कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं।
इसी तरीके से हम एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। और ए लेकर आया है अपने घर से फर्नीचर 50,000 का और इन्वेंट्री 30,000 की। बी लेकर आ रहा है इक्विपमेंट एक 25,000 का और लैंड 40,000 की। अब ये कि अज्यूम हुई भी प्राइसेस हैं और कीमतें हैं चीज़ों की, तो इसको आप सिर्फ समझने के लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जब स्टार्ट में बच्चों को समझाया जाता है तो हम बिल्कुल इनिशियल लेवल पे कम अमाउंट से ही समझते हैं। जब हम एक्चुअल में क्वेश्चंस करेंगे या प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे ये प्राइसेस नहीं होंगी। आपको एक हाई अमाउंट जो एक्चुअल मार्केट प्राइसेस होंगी वो ही उसी को कंसिडर करना होगा। सी लेकर आ रहा है कार जिसकी वर्थ है 80,000 और वो इन्वेस्ट कर रहा है बिज़नेस में। हम इन तीनों ने एक पार्टनरशिप फार्म स्टार्ट करने का सोचा और हम देखते हैं कि इनको हम किस तरीके से कंसिडर करेंगे। अब ये क्वेश्चन ना आप लिख लें अपने पास, क्योंकि मेरे पास तो ये मौजूद है जिस तरह से मैं बच्चों को ट्यूशन्स या समझाती हूँ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ये टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को ज़ाहिर है मैं इसमें वीडियो में समझाऊंगी बोर्ड पे, तो आप वो नोट करते जाएं, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि एसेट साइड और इक्विटी साइड, हमारा बैलेंस शीट के 2 ही पोर्शंस होते हैं, ठीक है। एसेट साइड पे आपको करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स रिकॉर्ड करने होते हैं। यहाँ पे अभी जो बात हमने की, फर्नीचर हमारे पास एक नया नाम आया, एक इक्विपमेंट आया, एक कार वो लेकर आया था, ठीक है। ये तमाम एसेट्स हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कैश, और कैश जितना जितना जो लेकर आया उसको सबको हम प्लस कर लेंगे। एक शख्स लेकर आ रहा था 20,000, एक 35,000 और तीसरा शख्स कितने पैसे ला रहा था, वो ला रहा था 20,000। इन तीनों को अगर हम ऐड अप करेंगे और ऐड करके एक प्रॉपर अमाउंट आएगी हमारे पास जो बन रही है 75,000। यानी तीनों के जो चीज़ें वो घर से लेकर आए थे इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें हमारे पास कैश की अमाउंट थी मौजूद, तो हमने तीनों को ऐड कर लिया। अब इन्वेंट्री आ गई, ठीक है, 30,000 की। इसी तरह फिक्स एसेट्स में आपके पास आ जाएंगे। सबसे पहले आप करंट एसेट्स को कंसिडर करते हो। करंट एसेट्स में यहाँ पे 2 ही करंट एसेट्स थे, एक कैश और दूसरा आपके पास था इन्वेंट्री। अब फिक्स एसेट्स में फ़र्नीचर लिख लें। सबसे पहले 50,000 का ए लेकर आ रहा था फर्नीचर, ठीक है जी। एक आपके पास इक्विपमेंट मौजूद था, एक शख्स लेकर आया, बी लेकर आया इक्विपमेंट, तो आपने फिर इक्विपमेंट और लैंड लिख दिया। लैंड भी लेकर आया, वो लैंड भी लिख सकते हैं आप, पहले कोई भी लिख सकते हैं। 40,000, ठीक है। और इक्विपमेंट आपका कितने का था, इक्विपमेंट था आपका, ठीक है, 1 बाय 1 आप मेंशन करते हैं 25,000 का। इसी तरीके से आपके पास एक कार लेकर आया था, सी लेके आया था कार 80,000 जिसकी कीमत थी। इस तरह हमने एक साइड बैलेंस शीट का कंप्लीट कर लिया। एसेट्स आ गए कंप्लीट, करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स, सबको जब टोटल किया तो हमारे पास जो टोटल आया वो हमने नीचे मेंशन कर दिया। अब इक्विटी साइड पे, क्योंकि लायबिलिटी अभी कोई बिज़नेस पे आई नहीं है, क्योंकि हमने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो हम सिर्फ कैपिटल साइड रिकॉर्ड करेंगे और हमारे पास इक्विटी साइड पे क्या आएगा, कैपिटल। तीनों का कैपिटल कितना कितना बन रहा है हम उसको प्लस कर लेंगे। जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट लेकर आए ना उसको आप प्लस जब करेंगे तो 1 लाख ही बनेगा। वो आपको करना इस तरह है कि जो क्वेश्चन में चीज़ें दी नहीं थी उन सबको प्लस कर लेना है और अमाउंट निकाल लेना है, तो वो 1 लाख बन रहा है तीनों का, और टोटल करेंगे तो 3 लाख इक्विटी साइड पे भी आ जाएगा। बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल, ठीक है, इक्वल होना चाहिए दोनों साइड्स। ये एक रूल है अकाउंटिंग का कि बैलेंस शीट के दोनों साइड्स इक्वल होंगे। अच्छा, इसके लिए जो हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की वो ये कि कैश, देखें जर्नल एंट्री 3 एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी, तीनों का कैपिटल अलग अलग रिकॉर्ड होगा। कैश, ठीक है, आपके पास। अच्छा, इस सवाल में एक लाइन ना ये भी मेंशन थी जो मैंने स्लाइड में नहीं लिखी है, लेकिन आप लोग नोट कर लें कि वो इक्वल करना था 1 लाख के बराबर। तो फर्नीचर और इन्वेंट्री के अलावा जो अमाउंट बच रहा था वो 20,000 था। तो इसमें आपको तरीका ये करना है कि कैश
एक्स्ट्रा की लाइन में कैश लिख के छोड़ देना है। फर्नीचर और इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के बाद 1 लाख कैपिटल में से दोनों को माइनस करेंगे तो जो बच रहा है वो कैश में लिख देना है ताकि डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाए। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्टनर ने इक्विपमेंट और लैंड इन्वेस्ट किया। कैश की लाइन आपने 1 लाख लिख के उसमें से 40 और 25 का अमाउंट जब माइनस किया तो 35,000 कैश में आ गया, तो इक्वल हो गया 1 लाख के। ठीक है, क्योंकि 1 लाख इनको तीनों को लाजमी करना था, चीज़ों के अलावा फिर कैश मिलाना था जो बच रहे थे पैसे। कार 80,000 की इन्वेस्ट की थी तो 80,000 को 1 लाख से माइनस किया तो 20,000 कैश लेके आया पार्टनर सी। तीनों को 1 लाख के बराबर इन्वेस्टमेंट करनी थी फॉर बिकमिंग अ पार्टनर इन दिस पार्टनरशिप फॉर्म। सो ABC एंड कंपनी की जनरल एंट्रीज तीनों ये रिकॉर्ड हुई और इसी से हमने बैलेंस शीट बनाई है। ठीक है, तो बैलेंस शीट मेरे पहले समझाने का मकसद ये था कि इनिशियल बैलेंस शीट इस तरीके से बनती है और उसको जो पीछे से बैक पे सपोर्ट कर रही हैं वो जर्नल एंट्रीज़ हैं। अभी आप लोग इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हुए कि डायरेक्ट आप बैलेंस शीट बना लें, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे, भले क्वेश्चन में आपको रिक्वायर्ड हो या ना हो, आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तीनों चीज़ों की और कैश की अमाउंट निकालेंगे, देन आप उसे एक बहुत ईजीली बैलेंस शीट में पुट कर सकते हैं। अब सेकंड चीज़ हम देखते हैं फॉर्मेशन एट एग्रीड वैल्यू और मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एसेट की उस वक्त मार्केट में है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है और उसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त 70,000 है, लेकिन वो मैं अगर किसी अपनी फ्रेंड को देती हूँ या मैं वो अपनी पार्टनरशिप बिज़नेस को शॉप बना रही हूँ उसमें लेके जा रही हूँ, तो हम दोनों डिसाइड करते हैं कि बस हम इसे 40,000 पे ले लेते हैं। इसकी वैल्यू हम दोनों के दरमियान क्या तय पाई, 40,000, तो इसकी एग्रीड वैल्यू है 40,000। तो आपको जब भी क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ दी जाएं, मार्केट वैल्यू और एग्रीड वैल्यू, तो आप हमेशा एग्रीड वैल्यू को कंसिडर करेंगे जिस पे दोनों पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री हैं, वो वैल्यू कहलाती है एग्रीड वैल्यू। द पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यूज और मार्केट वैल्यूज सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। इन दिस केस मार्केट वैल्यूज और एग्रीड वैल्यूज आर प्रीफर्ड ऑन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर प्रेफरेंस दी जाती है एग्रीड वैल्यू को और मार्केट वैल्यू को। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस वैल्यू पे वो ले रहे हैं। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ताकि हमें समझ आए कि एग्रीड वैल्यू और मार्केट वैल्यू पे किस तरीके से ली जाती हैं चीज़ें। अब एक क्वेश्चन समझते हैं हम जिसमें मार्केट वैल्यू नहीं है, एग्रीड वैल्यू दी हुई है। जब दो पार्टनर्स लेके आ रहे हैं, एक अजीम और फ़हीम दो पार्टनर्स हैं जो अपना सोल प्रोप्राइटरशिप पे बिज़नेस कर रहे थे, लेकिन अब वो मेहरान ट्रेडर्स के नाम से एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारे पास जो रिकॉर्ड बता रहा है वो कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स और आपके पास अकाउंट्स पेएबल और कैपिटल, इन तमाम चीज़ों के नंबर्स और अमाउंट्स मौजूद हैं। और इसे देखते हुए हमें पहले जर्नल एंट्री बनानी है और दैन इनिशियल बैलेंस शीट बनानी है इनके न्यू फर्म के लिए। ठीक है जी। सबसे पहले अजीम का कैपिटल रिकॉर्ड होगा और उसके बाद फ़हीम का कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। दोनों के कैपिटल्स को रिकॉर्ड करने के बाद इनिशियल बैलेंस शीट बनाएंगे और उसे रिकॉर्ड करने का, जैसे कि मैं आपको समझा चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, हमारे पास अकाउंटिंग के जो डेबिट क्रेडिट रूल्स बताते हैं कि एसेट्स तमाम के तमाम इंक्रीज़ हो रहे हैं, बिज़नेस में जब आ रहे हैं तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जब एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, और जब लाइबिलिटीज़ आ रही हैं तो लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, जिसमें अकाउंट्स पेएबल एक लाइबिलिटी है और अलाउंस फॉर बैड डेट्स कॉन्ट्रा अकाउंट है एसेट का, जिसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और कैपिटल भी एक क्रेडिट अकाउंट है, वो भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले अब देखते हैं एंट्री। आपने सबसे पहले कॉलम्स ड्रॉ कर लेने, ठीक है। नंबर, पर्टिकुलर्स, नंबर मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, वरना आप यूजुअली डेट लिखेंगे। और फिर PR पेज रेफरेंस नंबर का कॉलम है और डेबिट और क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले आप एसेट्स अगर दिए गए हैं तो उसमें कैश को टॉप ऑफ द लिस्ट रखते हैं हमेशा। कैश या बैंक अगर दिया हुआ है तो उससे फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे जो कि 30,000 था। अजीम के लिए अजीम लेके आया था 30,000 का कैश, और अकाउंट्स रिसीवेबल लाया था वो 50,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 45,000, बिल्डिंग 75,000, और इसके इतने ही एसेट्स थे। ऑफिस इक्विपमेंट वो नहीं लाया, वो फ़हीम लेकर आया ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। अगर आपने वो नोट कर लिया हो या उसकी पिक्चर ले लिया करें जो क्वेश्चन में दे रही होती हूँ।
और क्योंकि मेरे तो सामने वो रखा है लेकिन आप लोगों के पास नहीं है, तो मैं जब सॉल्यूशंस आप ये वीडियो एक दफ़ा देखेंगे तो आपको मे बी पॉसिबल थोड़ी प्रॉब्लम हो, इसको 2-3 बार देखेंगे आपको इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन में एंट्रीज़ को कैसे रिकॉर्ड करना है और बैलेंस शीट कैसे बनानी है। पार्टनरशिप का सबसे ईजी टॉपिक है, इसके बाद 4 टॉपिक्स और हैं, 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम सबको समझेंगे। उसके बाद देखिए अलाउंस फॉर बैड डेट्स, कॉन्ट्रा अकाउंट है एसेट का, ठीक है, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया 20,000 से। अकाउंट्स पेबल हमारे पास 30,000 है, 30,000 को आप कर देंगे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड। और अजीम का कैपिटल आ गया था 1,50,000। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड मस्ट बी इक्वल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग का प्रिंसिपल यही कहता है कि डेबिट क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होने चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें यही बताती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन को भी फुलफ़िल करना ज़रूरी है। आप डेबिट और क्रेडिट साइड को टोटल करके चेक लाजमी कर लें कि आपने बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किया है, ठीक है। एसेट्स के बाद अब सेकंड एंट्री हम पास करेंगे, बनाएंगे फ़हीम के लिए सेम वैसे ही जैसे हमने अजीम का कैपिटल रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे कैश और अकाउंट्स रिसीवेबल के अमाउंट्स अलग हैं। फ़हीम 60,000 कैश लेके आया और अकाउंट्स रिसीवेबल उसके ऊपर था, उसके मतलब उसके पास था जो उसे कस्टमर से कलेक्ट करना है। अकाउंट रिसीवेबल कौन सा अकाउंट है जो हमें कस्टमर से कलेक्ट करना है, 35,000, ठीक है। ये हमें कस्टमर से रिसीव करने हैं, ये हमारा सेल वाला अमाउंट होता है जो हमने उधार पे या क्रेडिट पे सेल्स की होती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 80,000 के लेकर आया, ठीक है जी। उसके बाद आपने ऑफिस इक्विपमेंट, ये बिल्डिंग नहीं लाया, ये ऑफिस इक्विपमेंट साथ लाया। अगेन मैं बता दूं ये अजम्पशंस के ऊपर अमाउंट्स होती हैं और इनमें आगे के 3 ज़ीरो रिमूव किए हुए होते हैं जो क्वेश्चंस आपको बुक में, या ज़ाहिर है ऑफिस इक्विपमेंट कोई 20,000 का हो सकता है लेकिन बिल्डिंग तो नहीं हो सकती 75,000 की, ठीक है जी। इसी तरीके से आप कर लेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स को, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड 15,000 से। और आपके पास अकाउंट्स पेबल यहाँ पे था 35,000 फ़हीम के लिए जो उसे पे करना था। अकाउंट्स पेबल कौन सा अकाउंट है जो हमें सप्लायर्स को देने हैं पैसे जिससे हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हुई हैं। उसके बाद कैपिटल आ जाएगा और कैपिटल है 1,25,000 जो आप डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल करेंगे तो ये इक्वल आएगा आपके पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। उसके बाद आपने इसे रिकॉर्ड कर दिया, ये दोनों की इंक्रीज़ रिकॉर्ड हो गई, कैपिटल रिकॉर्ड हो गया जो वो बिज़नेस में लेकर आए हैं, ठीक है। अपने बिज़नेस से इस पार्टनरशिप फर्म में उन्होंने जो इन्वेस्ट किया वो इसे हमने जर्नल एंट्री के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया जर्नल में। और ये इनिशियल स्टेप होता है किसी भी बिज़नेस में या किसी भी अकाउंटिंग प्रोसीजर का। अब हम बनाएंगे इनकी बैलेंस शीट मीज़ान ट्रेडर्स के नाम से। मीज़ान ट्रेडर्स उन्होंने नाम सेलेक्ट किया अपने बिज़नेस फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का। और बैलेंस शीट आपको पता है एज ऑन बनती है। एज ऑन का मतलब है जिस डेट पे आप बना रहे हैं ये बैलेंसेस उस दिन के हैं, ठीक है जी। एज ऑन मार्च 31 यानी 31 मार्च तक यही वैल्यूज़ थी। अब 1 बाय 1 आपको करना क्या है, मर्ज कर लेना है। कैश की दोनों की अमाउंट्स को प्लस कर लेना है, अकाउंट्स रिसीवेबल की दोनों की अमाउंट्स को प्लस कर लेना है। और आपको करना ये है कि मर्चेंडाइज़ की दोनों की अमाउंट्स को प्लस कर लेना है। लेकिन बिल्डिंग और ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स हैं, वहाँ पे आपको उन दोनों को अलग अलग मेंशन करना है क्योंकि वो अलग अलग एसेट्स हैं। तो दोनों ने, एक ने बिल्डिंग इन्वेस्ट की, एक ने ऑफिस इक्विपमेंट, तो दोनों को अलग मेंशन करके अलग लिखेंगे। अच्छा एक और बात, अकाउंट्स रिसीवेबल में से अलाउंस फॉर बैड डेट्स को माइनस करके लिखना है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी दोनों का प्लस कर लेना है और एक साथ ही माइनस कर देना है क्योंकि अब ये कंबाइंड बैलेंस शीट है बिज़नेस की। दोनों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब वो इन्वेस्टमेंट उनकी थी, अब ये बिज़नेस का पार्ट बन चुकी है और अब इसे हम मर्ज करके ले सकते हैं। लेकिन जनरल एंट्री में हमने अलग रिकॉर्ड करना है ताकि ये चीज़ वाज़ेह रहे कि कौन क्या लेकर आया। फिक्स एसेट्स के अंदर बिल्डिंग आ गई आपकी और ऑफिस इक्विपमेंट आ गया। अच्छा अलाउंस फॉर बैड डेट्स को हम हमेशा अकाउंट रिसीवेबल के अमाउंट से लेस कर देते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमारा वो अमाउंट होता है जो हमें मिलने नहीं है, मतलब पैसे हमारे डूब चुके हैं। जिसे हमने सेल किया था उधार पे, अब या तो वो उसकी डेथ हो चुकी है या वो इंसॉल्वेंट हो चुका है या वो बैंकक्रप्ट हो चुका है और वो अब पैसे हमें मिलने नहीं है, हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो फिर हम राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब है अकाउंट रिसीवेबल को ख़त्म कर देना, यानी बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। और जब ये एंट्री
रिकॉर्ड की जाती है, बैड डेट एक्सपेंस होता है, तो ये कॉन्ट्रा एसेट है, अकाउंट है, और ये कॉन्ट्रा अकाउंट एसेट को कम कर देता है। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है और जिसे वो कम कर रहा है वो भी मतलब अकाउंट रिसीवेबल को ही वो बैड डेट्स कम कर रहा है और उसमें से हमने माइनस कर देना है। इसी तरीके से आपको इक्विटी साइड पे रिकॉर्ड करना है अकाउंट्स पेबल को, दोनों अमाउंट्स को प्लस कर लेना है अजीम और फ़हीम की, और वो रिकॉर्ड कर देना है। उसके बाद आपको कैपिटल को रिकॉर्ड करना है, और कैपिटल दोनों का अलग भी मेंशन कर सकते हैं आप, टोटल भी बिज़नेस का कर सकते हैं, लेकिन आप अलग मेंशन करेंगे क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर्स के दोनों के कैपिटल अलग से दिखाना ज़रूरी है। अजीम कैपिटल और फ़हीम कैपिटल दोनों के आपने नाम लिखे। अजीम लेके आया था 1,50,000 और फ़हीम लेके आया था 1,25,000, दोनों आपने लिख दिए, और तीनों को जब ऐड किया ऊपर वाली अमाउंट को भी, तो आपके पास 3,60,000 ही अमाउंट आएगा, जो कि आना भी चाहिए क्योंकि बैलेंस शीट का भी यही रूल है कि आपकी एसेट्स और इक्विटी साइड इक्वल होनी चाहिए, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बताती है एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़। अब बात करते हैं फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशोज़। कैपिटल रेशो का मतलब होता है किस रेशो में किस पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट की। व्हेन पार्टनर्स एग्री टू इन्वेस्ट मिनिमम कैपिटल टू कमेंस द बिजनेस, दे मे प्री डिटरमिन शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर, देयरफॉर ईच पार्टनर इन्वेस्ट एज पर एग्रीड रेशो। जो रेशो एग्री हुआ है कि भाई आप 2 हिस्से मिलाएंगे, मैं 3 हिस्से मिलाऊंगा, उसी रेशो से पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और उसी रेशो के हिसाब से फिर उनको प्रॉफिट एंड लॉस को भी बेयर करना होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रेशो। अब रेशो जो भी वो एग्री होंगे, जिस पे तीनों चारों पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं वो एग्री जिस पे करते हैं, ठीक है, मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, और बैंकिंग बिजनेस के लिए मिनिमम पार्टनर्स 10 हैं, ठीक है जी। बैंक अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप पे, तो वहाँ पे आपको 10 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है, और वो भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉट ओनली दिस। तो वो मेरा भी टॉपिक नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं जब आपको पीओसी बताऊंगी या बैंकिंग हम पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, 1 बाय 1 हम इंक्रीज़ करते जाएंगे अपने सब्जेक्ट्स को। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। On January 2022, Ahmed, Ambar and Ansari formed a partnership under the name of AAN Company and agreed to share profit and loss in the ratio 1:2:3 respectively. This ratio is determined on the basis of capital contributed by each partner. ठीक है जी, जितना जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया ना, उस हिसाब से 1:2:3 का रेशो बन गया। अहमद, अंबर और अंसारी 3 पार्टनर्स हैं और तीनों का कैपिटल जिस तरीके से उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस का उनका रेशो भी डिटरमिन कर लिया गया है। और एज पर एग्रीमेंट टोटल कैपिटल फर्म का बता दिया है, 13,20,000 रुपये टोटल कैपिटल है, और तीनों की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 1 बाय 1 पूरी लिखी जा चुकी है। अंसारी के बारे में लिखा हुआ है सफिशिएंट कैश, ठीक है। अब हम इसे सॉल्यूशन इसका देखते हैं कि हमें कैसे। सबसे पहले कंप्यूटेशन करनी है आपको इन्वेस्टमेंट की, कि तीनों की क्या इन्वेस्टमेंट है। अब हमने जो रेशोज़ देखे हैं क्वेश्चन के अंदर, 1:2:3 का रेशो दिया हुआ है। पहला पार्टनर है अहमद, जिसे मिलेगा 1:2 का रेशो है इसका। अच्छा, अकबर के पास 2 हिस्से इन्वेस्ट किए और अंसारी ने 3 हिस्से। अहमद का शेयर, कितना शेयर किया है उसको निकालने के लिए जो टोटल कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और डिवाइड कर देंगे 6 से, तो आपके पास एक हिस्सा आ जाएगा कि इसमें से उसका एक हिस्सा है। मतलब अगर 13,20,000 रुपये का 6 हिस्से बनाए जाएँ तो उसमें से एक हिस्सा अहमद लेके आया, 2 हिस्से अंबर लेकर आइए, और नहीं सॉरी अकबर लेकर आया, और 3 हिस्से अंसारी लेके आए। मतलब 13,20,000 का अगर मुझे एक हिस्सा निकालना है तो मैं किस तरह निकालूंगी, 1 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर दूंगी। एक हिस्सा कितना आ गया, 2,20,000। अब अहमद का शेयर हमने निकाल लिया। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्टनर है अकबर, अगर उसका मुझे शेयर निकालना है तो 13,20,000 यानी 13,20,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से और डिवाइड कर दूंगी 6 से, तो ईजिली मेरे पास 2 हिस्से निकल जाएंगे, ठीक है। 2 हिस्से कितने निकलेंगे, आप लोग भी साथ साथ कैलकुलेटर लेके बैठिए और ख़ुद भी कैलकुलेशंस करने की कोशिश करें। 4,40,000 आपके पास सेकंड पार्टनर का शेयर निकल गया। अंसारी का शेयर है 3 हिस्से, मतलब 3 हिस्से वो लेकर आया और वो सफिशिएंट कैश पूरा कैश लेकर आया। 13,20,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और डिवाइड कर दिया 6 से, तो आपके पास आ जाएंगे
6,60,000। ठीक है, इस तरीके से आपने तीनों पार्टनर्स का शेयर निकाल लेना है, कैलकुलेट कर लेना है और उसके बाद आपको आगे कैलकुलेशंस करनी है। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, जर्नल एंट्री। तो पहला पार्टनर लेके आया था कैश 70,000। अहमद ने कितना इन्वेस्ट किया था, कैश 70,000, और इक्विपमेंट लेकर आया था एक 1,50,000 का। सबसे पहले तो आप इन दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। और आगे उन्होंने वैसे भी कहा हुआ है कि हमने जो शेयर निकाला है वो निकला है 2,20,000। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों को जब हमने प्लस किया 1,50,000 को, तो ये 2,20,000 ही बना, क्योंकि वो लेकर ही इतना आए, उसका शेयर ही इतना था। हमने इसीलिए पहले रिकॉर्ड कर लिया था कि यहाँ पे हमसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, 2,20,000 आ रहा है तो बिल्कुल सही आपने कैलकुलेट किया। उसका एक हिस्सा था और एक हिस्सा इतना ही आ रहा है। ठीक है, 13,20,000 का एक हिस्सा कितना है, 2,20,000, क्योंकि उसके हमने 6 हिस्से बनाए। 6 में से एक हिस्सा कितना हो गया, 2,20,000 का। सेकंड पार्टनर अकबर कैश लेके आया था 1,40,000 और फर्नीचर लेके आया वो 3 लाख का। तो उसका भी यही चीज़ हमने रिकॉर्ड कर ली 4,40,000 के हिसाब से। सही है जी। अब तीसरा पार्टनर पूरा कैश लेके आया और वो कितना निकला था, 6,60,000। और 6,60,000 को हमने डायरेक्टली कैश से रिकॉर्ड कर देंगे, अंसारी का कैपिटल। ठीक है, 6,60,000 लेके आया था और वो आराम से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। और तीनों की एंट्रीज को आराम से एक दफ़ा चेक कर लेना है। शेयर जो हमने निकाला था वो इक्वल आ रहा है इसके बराबर, और देखें तीनों का इक्वल आ रहा है। अब हम इसकी सिंपली बैलेंस शीट रिकॉर्ड बना देंगे। बैलेंस शीट आपको पता है, एक साइड एसेट्स आ जाएंगे, दूसरी साइड पे इक्विटीज़ आ जाएंगी। एसेट्स के अंदर आपके पास जितनी आपने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं ना एसेट्स, कैश किया, फर्नीचर किया, वो सब 1 बाय 1 यहाँ पे लिख देने हैं आपने, क्योंकि बैलेंस शीट में यही चीज़ें जाती हैं ना जो आपने जर्नल में लिखी होती हैं। इक्विटी साइड पे तो फिर आपको वही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी कोई वो लेके नहीं आए और आपको सिर्फ कैपिटल ही रिकॉर्ड करना है। कैश आपको दोनों का प्लस करके 8 लाख, तीनों का, बल्कि 3 पार्टनर थे ना आपके, तीनों का कैश को प्लस किया, 6,70,000 बन गया। इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1,50,000। इसी तरीके से आपके पास फर्नीचर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख। ठीक है, इस तरह से आपने इजीली अपना रिकॉर्ड कर देना है सारे एसेट्स को और फिर टोटल कर लेना है। अहमद का कैपिटल कितना आया था आपके पास, 2,20,000। अकबर का कैपिटल कितना आया था, 4,40,000। ठीक है, इसी तरीके से वैल्यूज़ आएंगी। साथ साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठें और साथ साथ खुद भी कैलकुलेट करें, ताकि आपको वीडियो के साथ समझने में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब पार्टनरशिप फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करें, ताकि मैं न्यू टॉपिक जब डालूं तो आपका इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से बना हुआ हो माइंड में ना। क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्मेशन के बाद हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स, ये टॉपिक होगा। क्योंकि सेकंड स्टेप क्या है, पार्टनर्स को प्रॉफिट और लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बना ली पार्टनरशिप, स्टार्ट हो गया बिजनेस। अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात किए बगैर नहीं रह सकता कोई भी शख्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे हम इस वीडियो में इंशाल्लाह। मैंने कोशिश की है कि आपको ये पूरा टॉपिक कवर अप कर दूं, कितने तरीक़ों से पार्टनरशिप फॉर्मेशन की जाती है और क्या क्या मेथड्स होते हैं और किस तरह किस सिचुएशन में रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो ये आप देखें, इसको प्रैक्टिस करें। और अगर कोई भी चीज़ आपको इससे रिलेटेड समझ ना आए या कुछ पूछना है या आप चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो अपलोड करूं, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप लाजमी मेंशन करें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सीखना और सिखाना यही मेरा इस यूट्यूब चैनल को बनाने का मकसद है। तो मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी और इंशाल्लाह आप लोगों कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर इस वीडियो से। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।